नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है बड़े अफसर की माँ और इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। ये दूसरा और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। मत पूछ जीजी, बेटा बड़ा अफसर अपने बीवी बच्चों और अपने बड़े बंगले के लिए ही है। माँ के वास्ते उसके बड़े घर में एक खाट की जगह और 2 वक्त की रोटी बहुत भारी है। मैं तो जीजी सबको ठोकर मारकर गाँव में आ गई। अपनी हिम्मत से जो बन पड़ता है उतना चमेली के साथ कर लेती हूँ और दोनों वक्त रूखी सूखी ही सही भर पेट खाकर चैन से सो जाती हूँ। चमेली भी तेरे साथ रहती है और उसके बाल बच्चे भी साथ में हैं? कमला ने पूछा। क्या बताऊं जीजी, मर्द सारे एक जैसे ही हुए। एक रात वह चमेली और उसके तीनों बच्चों को सोता छोड़कर कहीं चला गया। कई दिनों तक तो बेचारी ने उसे खूब ढूंढा, फिर सबको लेकर मेरे पास आ गई। भगवान की दया से उसके दोनों लड़के कमाने लगे हैं और लड़की घर का कामकाज संभाल लेती है। वह कड़वाहट से भरकर हाँफने लगी थी, इसलिए वहीं बैठ गई। कमला के पास कहने सुनने को कुछ न बचा था। वह अपने टूटे छप्पर में आकर उसे फिर खड़ा करने के बारे में सोचने लगी। उसने चमेली को बुलाया और घर में जमा कूड़ा करकट एक और इकट्ठा करके बाहर ढेर कर दिया। फिर छत के फूस को समेटकर ढंग से बिछाया, लेकिन फूस की कमी के कारण वह छितरा छितरा सा दिख रहा था। उसने लड़की की मदद से दरवाजे को उसकी चूली पर खड़ा किया। सांकल कहीं मिल नहीं रही थी। उसने दोनों पल्ले मिलाकर दरवाजा बंद किया और चांदबाई के पास आकर बैठ गई। उसने बातों बातों में ही सब जान लिया कि कहाँ क्या मिल सकता है। चमेली ने रात के बचे बाजरे की खिचड़ी छाछ में मिलाकर उसे दी। पेट में कुछ वजन होते ही वह अपने घर में आई और थैला फूस के नीचे छुपाकर गांव में निकल गई। गांव में दूसरी बिरादरी के कई चाचा ताऊ भाई बहन और भतीजे भतीजियां उसे मिले। दोपहर तक वह पूरे गांव में घूमती रही, जिससे उसे घर को फिर से घर बनाने के लिए काम करने वाले कई लोग मिल गए। वह गांव के एक माता सुनार से भी मिली और उसे लाल कपड़े में मजबूती से बंधे अपने जेवर दिखाए। पुराना सोना देखकर अनुभवी सुनार की आंखें चमक उठी। उसने कहा, जीजी कमला, अगर ज्यादा अड़ी ना हो तो यह सोना संभाल कर रख ले। फिर ऐसा सोना दोबारा नहीं मिलेगा। कहे तो गहनी गिरवी रखकर तुझे 1,000-500 रुपये उधार दे देता हूँ। नहीं भाई, अब किसी दिन के लिए इसे संभाल कर रखूंगी। सब काम तो निपट गए। तू इसे खरीद कर आज का दाम मुझे दे दो। मेरे बहुत से काम पूरे हो जाएंगे। बाकी तेरी मर्जी जीजी, मैं तो तेरे भले की बात कर रहा हूँ। तेरा खरा सोना भी बच जाता और महीने 2 महीने में तू रुपये उतार कर जेवर छुड़ा लेती। खैर, 50 साल पहले बापू ने यह सोना काका को 200 रुपये तोला में दिया होगा, लेकिन आज खरे सोने का भाव 8,000 रुपये तोला था। बिना खोट काटे कुल तोला आधा तोला होगा। मैं 4,000 रुपये दे देता हूँ। तू अपनी बड़ी बहन से बेईमानी थोड़ी ना करेगा भाई। जो बनता है दे दे। तुम भाइयों के भरोसे ही तो मैं गांव में आई हूँ, कमला ने कहा और रकम लेकर अपने घर आ गई। हिम्मत और हौसले से चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है। मैं तो अच्छी भली इंसान हूँ। मैं काम शुरू तो करूँ, कुछ और कर पाई तो ठीक, नहीं तो जैसा है उसी से काम चलाऊंगी। पहले कौन सी राजगद्दी छोड़कर आई हूँ। सोच समझकर किफायत से काम करूंगी तो जरूर पार निकाल जाऊंगी। जिंदगी भर भूखे पेट हाड़ फेरती रही, अब खाने की तो फिक्र नहीं है। जिंदगी भर कभी रूखी सूखी मिल गई तो खा ली, नहीं तो पानी पीकर ही सो गई। अब भी काम करूंगी तो अपने पेट लायक तो कर ही लूंगी। अब तो 2 पैसे भी हाथ में हैं। मैं इतनी जल्दी तो मरूंगी भी नहीं। हिम्मत क्यों हारूं, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो मेहनत से कमा कर खाऊंगी। एक सप्ताह में ही कमला ने माता पिता के खंडर हो गए घर को फिर से नया बना दिया। छप्पर पर नई छांद डलवाई गई, दरवाजे की सांकल कुंडी दुरुस्त करवाई और दीवारों की लिपाई पुताई करवाकर नया बना दिया। कोने में पड़ी माँ की चक्की में कीला म्यानी डलवाई और आसरे को ईंट की दीवार खड़ी करवाकर पशु बांधने लायक बना लिया। उसने पड़ोस के गांव में 600 रुपये में एक दुधारू भैंस खरीदी, जिसके साथ उसकी पाड़ी भी थी। कमला उस गांव की थी
और सभी से भाई भतीजे का नाता था। वह किसी के भी खेत में चली जाती और घास खोद कर ले आती और अपने दोनों जानवरों की तन मन से सेवा करती। 2 वक़्त का 12 सेर दूध गाँव वालों के बेचती और खुद भी दिन भर उबला दूध पीकर तृप्त हो जाती। 3-4 दिनों के जमावन का वह घी निकालती और ज़रूरतमंदों को छाछ मुफ्त बाँटती। कमला के हाथ में पैसा था, एक दुधारू भैंस थी और सबसे बढ़कर था उसका हौसला, उसकी कड़ी मेहनत। साल भर में ही उसकी मेहनत का असर गाँव भर के लोगों को दिखने लगा था। उसमें घमंड नहीं था, लेकिन वह किसी से बिना वजह कोई बात भी नहीं करती थी। वह दिन भर अपने पशुओं की सेवा में लगी रहती। वह उनके लिए घास खोद कर लाती, उन्हें रगड़-रगड़ कर नहलाती, उनसे बातें करती। कभी-कभी गाँव में उसकी उम्र के भाई-भतीजे उसके पास आकर बैठ जाती। वो अपनी विभिन्न समस्याओं पर उससे बातें करते और तत्काल हल मिल जाने पर खुश हो जाती। साल भर में ही कमला का नाम गांव भर में आदर सम्मान से लिया जाने लगा। वह गांव के प्रभावी तथा समझदार लोगों में गिनी जाने लगी। बहुत से लोगों का विचार था कि मेहनती और अनुभवी कमला को गांव का सरपंच चुन लिया जावे तो सबका बहुत भला होगा। कमला ने अपनी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां बताई, लेकिन लोगों ने फिर भी उसे सर्वसम्मति से गांव का सरपंच चुन लिया। उसने सबकी बात मानने और हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया, तो वह भी सहमत हो गई। अपनी भैंस और उसकी पाड़ी की देखभाल के अलावा उसके पास काम ही क्या था। सबसे बातें करके और उनके दुख दर्द में भागीदार बनकर उसे बहुत संतोष और खुशी का अनुभव होता था। गोधूली वेला का समय था। सानी पानी से भैंस को तृप्त कर कमला ने दूध दोहने से पहले उसकी पाड़ी को पौसाने के लिए छोड़ दिया था, ताकि माँ बेटी एक दूसरे को चूम चाट कर दुलार कर सके। अपने बच्चे को दूध पिलाकर माँ को जिस अपार आनंद और संतोष का अनुभव होता होगा, यह माँ ही बता सकती है। पिता कभी उस परम सुख का स्वाद चख ही नहीं सकता। वह दूध की बाल्टी अंदर रखकर पाड़ी को खींचकर उसके खूंटे पर बांधने लगी, लेकिन दूध पीकर जवान होती पाड़ी उसके काबू नहीं आ रही थी। तभी एक 30 साल का व्यक्ति आया और वृद्धा को पाड़ी के साथ जूझती देखकर सहायता के लिए आगे बढ़ा। उसने जोर लगाकर पाड़ी की रस्सी खूंटे से बांध दी। कमला ने हाँफते हुए उसे आशीर्वाद दिया और अपने पास पड़ी चारपाई पर बैठकर व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करने लगी। राम राम नानी, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली इमरती का बेटा लालचंद। उसने झुककर उसके पाँव छुए। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा, मैंने तुझे पहचाना नहीं, उसने उसे देखते हुए कहा। तो मुझे देखती कैसे? तुम्हारी शादी के 30 साल में पैदा हुआ था। मैंने भी तुम्हें आज ही पहली बार देखा है। मामा रवि जिस जीप में तुम्हें गांव छोड़ने गया था, वह ड्राइवर भी उसी दफ्तर में है जहां मैं हूँ। उसी ने बताया कि बड़े साहब रवि की माँ मेरे गांव की है। मैं आज आया तो मेरी माँ ने बताया कि रवि की माँ मेरी माँ की बचपन की सहेली तुम आई हो। मैं तो खुश हो गया कि मेरे साहब की माँ आई है, तो मैं तुमसे मिलने आ गया, उसने खुलासा किया। अच्छा किया बेटा, तू रवि के दफ्तर में काम करता है। कैसा है मेरा रवि? साहब और उनके बाल बच्चे सब मज़े में हैं। साहब के दूसरे बेटे का जन्मदिन था, इसलिए पूरे स्टाफ में मिठाई बांटी थी। मैम साहब और बच्चे सब साथ थे। नानी कहाँ से ढूंढ कर लाई इतनी सुथरी बहू? तू मिला था तेरी मामी से? ना, मैं दफ्तर का मामूली चपड़ासी उसके पास कैसे जाता? दूर से ही देखा। उनके बच्चे भी फूल जैसे हैं, कोमल और मुलायम। शायद हाथ लगाने से मैले हो जाएं। देखकर ही तो मन खुश हो गया मेरा। बहुत ही दयालु हैं दोनों वीर मर्द। बुजुर्गों की पेंशन करने वाले मेरा साहब ही उनके नज़दीक था। मेम साहब के कहने पर उनके माता पिता की मेरे साहब ने पेंशन चालू कर दी। सब तकदीर की बात है बेटा। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हुई थी, उसने ठंडी आह भरी। नानी, तू कहे तो मैं मेरे अफसर से कहकर तेरी भी पेंशन चालू करवा दूं। सरकार बुजुर्गों को महीने के 100 रुपए देती है। इस महीने से मेरी माँ की भी पेंशन चालू करने का वादा किया है मेरे साहब ने। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तेरे हाथ में है तो ज़रूर करवा दे।
गांव के बूढ़े बड़ेरों का भला हो जाएगा। सब तुझे आशीष देंगे। नानी, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, करने वाले तो साहब ही हैं, लेकिन मैं उनसे कहूँगा तो ज़रूर मान जाएंगी और मुझे उम्मीद है वे मुझे निराश नहीं करेंगे। उनका तो काम ही बुजुर्गों की पेंशन करना है। बहुत भला काम है बेटा। तू तेरे साहब को गांव में बुलवाएगा तो मैं भी उनके दर्शन कर लूँगी। बेटा, तेरे अफसर को ज़रूर बुलाना। जिंदगी ने कमला को इतना तपाया था कि उसे बदरंग गवार मजदूरन से शुद्ध और अनमोल कंचन बना दिया था। वह धैर्य, त्याग और संयम की मूर्ति बन गई थी। भूख, लाचारी और छटपटाहट ने उसे संतोषी, निर्लिप्त तथा सहनशील बना दिया था। गांव से दूर पुरखे से मिले देवी की आस्थावान उपासक पति पत्नी ने उसकी संतृप्त हृदय को निस्वार्थ, त्यागी तथा सर्वहितैषी बना दिया था। लालचंद के बताए पेंशन के नुस्खे में उसे सबकी भलाई का एक मार्ग दिखाई दिया। गांव वालों ने उसे गांव का प्रधान चुना था। उसने 2 भले युवकों को साथ लेकर गांव में बदलाव का बीड़ा उठाया। 2 महीने बाद गांव के अधिकांश बुजुर्गों को सरकार की तरफ से 100 रुपये महीना पेंशन मिलने लगी। कमला ने उन्हें सलाह दी कि सब एक एक रुपया बचाकर गांव की पंचायत के पास जमा करें, जो अड़ी भीड़ में उनके काम आएंगे। रात के अंधेरे में उसे आश्रय और भोजन देने वाले पड़ोसी पूर्वे के सब मजदूर पति पत्नी को भी उसने साहब के सामने पेश करके उनकी पेंशन शुरू करवा दी। कमला ने उन्हें भी एक पाड़ी दिलवाई और मेहनत से उसे पालने की सलाह दी। पंचायत की तरफ से उनके पूर्वे के पास सुनसान जंगल में कुआं बनवाकर मुसाफिरों के लिए गर्मी में पानी की व्यवस्था करवा दी। उसने नीम के नीचे लगने वाली पंचायत के लिए भी एक 3 कमरे का बड़ा पंचायत घर बनवाया, जो बच्चों के स्कूल तथा गांव के होने वाली ब्याह शादी में काम आने से उसने वाहवाही लूटी। शादी के मौके पर किसी ने जरूरत पड़ने पर उससे दूध मांगा तो उसने जरूरत के अनुसार एक समय का पूरा दूध भी दे दिया। गांव में किसी की शादी होती तो वह खुद आशीर्वाद देने पहुंचती और शगुन के साथ नगद रुपये देकर मदद करती। वह गांव भर की अभिभावक बन गई थी। किसी को कोई भी परेशानी होती या किसी को कोई ज़रूरत होती तो वह उसके पास दौड़े आते और वह उनकी यथा संभव सहायता भी करती। 2 साल में गांव की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। माँ की लाडली कमला 60 साल तक जिंदगी से जूझती कमला बनकर आज आस पड़ोस के गांवों की पूज्य कमला देवी बन गई थी। बाजरे की खिचड़ी में दिन भर का उबला हुआ दूध मिलाकर कमला ने भर पेट भोजन किया और तृप्ति की लंबी डकार लेकर अपनी भैंस के पास आ गई। उसने बहुत ही स्नेह तथा प्यार से उसका मुंह सहलाया और उसे गले लगाकर बैठ गई। वह कुछ देर मन ही मन सोचती रही और फिर सीधी बैठकर बोली, सीलो, जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती है। कभी हंसाती है तो कभी खूब रुलाती है। कभी भूख से छटपटाकर आदमी बेदम हो जाता है और कभी घी दूध से गदरा कर कुचाले भरने लगता है। मुझे कैसे कैसे दिन दिखाए हैं और आज तेरे सहयोग और साथ से मैं महारानी बनी बैठी हूँ। सिलो, मुझे तो एक ही बात समझ आई है कि इंसान को ना तो कभी हार माननी चाहिए और ना ही कभी घमंड में बावला होना चाहिए। जैसा समय हो उसे सिर झुकाकर मान लेना चाहिए। सब भगवान के बालक है, उसे सबकी चिंता है। वह अनाम, अरूप, अविनाशी सब देखता है। वही करने वाला है और वही सब करवाता है। इंसान तो कठपुतली है, जब जैसे उसकी मौज होती है वह वैसे ही उसे नचाता है और इंसान उसके इशारों पर नाचता है। कमला देवी जब गांव की सरपंच बनी तभी से महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। और भी कुछ नहीं तो गांव के तालाब पर मेले का आयोजन कर दिया जाता है। गांव के ही लोग अपने पैसे के अनुसार दैनिक प्रयोग की चीजें बना कर लाते हैं और तालाब की पाल पर अपना उत्पाद बिक्री के लिए रख देते हैं। जिस किसी को अपेक्षित चीज की जरूरत होती है वह उससे खरीद लेता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जरूरत की चीज मेले में मिल जाती है और कारीगर को एक ही जगह पर ग्राहक मिल जाते हैं। सरपंच कमला देवी का यह एक सफल और सार्थक प्रयास था। पिछले कुछ दिनों से रूपलाल भी मेले के दिन बस स्टैंड की अपनी टपरी बंद करके मेले में पहुंच जाता और लोगों को गर्मा गर्म जलेबी और पकौड़े खिलाकर महीने भर की कमाई एक ही दिन में कर लेता था।
साइकिल पर गली गली कपड़े बेचने वाला सिंधी चाचा भी मेले में अपनी दुकान लगाकर बैठता और कमाई करके भी उठता। औरतों के लिए टिक्की बिंदी चूड़ियाँ और मोती मणिये, लाल काले धागे और गले में ताबीज बनाकर पहनाने वाले हनुमान जी, कृष्ण कन्हैया और शेरों वाली की लॉकेट भी बिकने शुरू हो गए थे। बेचने वाले तो बुढ़िया के बाल और थूक के पकोड़े भी बेच देते हैं। 2-3 दिन गांव में काफी चहल पहल और गहमा गहमी रहती। गर्मी के मौसम में होने वाली पानी की कमी से परेशान गांव वालों को कमलाबाई ने सुझाव दिया था कि ढोर जानवरों को पानी पिलाने के लिए तो गांव में जोड़ है, लेकिन मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए एक पक्का तालाब बनाकर बरसात का पानी इकट्ठा किया जा सकता है, ताकि कुओं से जरूरत पूरी ना होने पर संग्रहित जल का उपयोग किया जा सके। प्रस्ताव का जबरदस्त समर्थन हुआ और पिछले 2 साल से गांव में जल संकट समाप्त हो गया था। तालाब की साफ सफाई और रखरखाव के लिए प्रत्येक घर को दिन और समय बता दिया गया था। वे नियत दिन तथा समय पर पहुंचकर तालाब की देखभाल करते थे। कमला देवी गांव में एक स्कूल की बहुत आवश्यकता महसूस कर रही थी। 8-10 साल तक के लड़के लड़कियां या तो निठल्ले घूमते थे या अपने घर वालों के साथ खेतों पर काम करते थे। कमला देवी को बच्चों का अनपढ़ होना बहुत अखरता था। वह बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी समझती थी, मगर उसके लिए उसे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। जी तो करता था कि वह खुद मास्टरनी बनकर उन्हें पढ़ाना शुरू कर दे, लेकिन वह स्वयं निरक्षर थी, इसलिए विवश थी और केवल मन महसूस कर रह जाती थी। पंचायत भवन के बड़े कमरे में जगत जननी शेरावाली माता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बैठी कमला देवी न जाने माता से क्या मांग रही थी। वैसे अब उसकी प्रवृत्ति मांगने के बजाय जरूरतमंदों को देने की रहती थी। पिछले 3 सालों में उसने अपनी मेहनत तथा समझबूझ से अपनी जरूरत से ज्यादा कमा लिया था। जोड़ कर रखने का कोई कारण उसे नजर नहीं आता था। वह किसके लिए जोड़ कर रखे? जो सामने है वही तो अपना है। इसलिए वह अपने पराये का भेद भूलकर और जरूरतमंद को अपना मानकर वह जो कर सकती थी जरूर करती थी। कई महीनों तक लालचंद अपने पेंशन वाले साहब के साथ फिर गांव में आया था। साहब को पंचायत भवन में बैठाकर लालचंद गांव में चला गया और घर घर जाकर वह पेंशन योग्य बुजुर्गों को बुलाने लगा। पंचायत भवन बन जाने से सरकारी अफसरों को उठने बैठने में बहुत सुविधा हो गई थी। इससे पहले वे किसी घर से चारपाई मंगवाकर किसी पेड़ के नीचे ही बैठते थे। माताजी, गांव में पंचायत भवन बनाकर गांव वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे आने जाने वालों को तो फायदा हुआ ही, गांव वालों को भी बहुत लाभ हुआ है। गांव का कोई भी बड़ा काम पंचायत भवन में ही किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ इन खाली पड़े कमरों में गांव के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया जा सकता है। साहब ने कुर्सी जंगले के पास खींचकर कहा। पीछे हरियाली होने के कारण उधर से ठंडी हवा आ रही थी। सही कह रहे हो साहब। 10-10 साल के बालक गलियों में घूमते हैं, क्या अच्छे लगते हैं? कमरे तो हैं, मगर पढ़ाने वाले का इंतजाम हो जाए तो स्कूल शुरू हो सकता है। आप बुजुर्गों का भला करते हो तो मेहरबानी करके बच्चों पर भी दया करो। एक मास्टर भी लगवा दो साहब। लेकिन माताजी, मेरा महकमा दूसरा है। बेटा, महकमा दूसरा हो गया तो क्या, गांव और इसके लोग तो वही हैं। अगर आपकी मेहरबानी से बच्चे पढ़ लिख कर आपके जैसे अफसर बन गए तो गांव का कितना भला होगा। सब आपके गुण गाएंगे कि फलां अफसर ने गांव में स्कूल चालू करवाया था। मैं कोशिश करता हूँ माताजी। काम करना ना करना उनके हाथ में है। कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता साहब। गांव वालों ने कोशिश की तो बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए कितना बड़ा तालाब बना लिया। पहले गर्मी में पानी के लिए तरसते थे, लेकिन अब सबका भला हो गया। आपके हाथ में ताकत है, आप एक मास्टर लगवा दो। माताजी, आप गांव की सरपंच है ना? वो तो गांव के लोगों ने बना दिया। मैं तो गांव की बेटी हूँ और जो मेरे बस का है वह अपना धर्म समझकर कर लेती हूँ। सब अपने ही भाई भतीजे हैं, मेरी बात मान लेते हैं तो मैं भी सबके भले की ही बात कहती हूँ। माताजी, स्कूल इंस्पेक्टर के नाम मैं एक दरख्वास्त लिखता हूँ कि गांव में स्कूल खोलने की मेहरबानी की जाए। आप सरपंच हो इसलिए उस पर दस्तखत कर देना। मैं दरख्वास्त महकमे में पहुंचा दूंगा और कुछ दिन में स्कूल शुरू हो जाएगा।
बहुत भले का काम है बेटा। अनपढ़ आदमी की जिंदगी पशु समान है। उसे तो कोई भी बावला बना सकता है। मैंने भुगता है बेटा। एक ही चीज के चार चार बार दाम जोड़कर 4 आने की चीज को 1 रुपये की बना दिया गया। 2 आने का नमक, 2 आने गेल के, 2 आने पहल के और 2 आने का नून। हो गया ना अहुनी का पूरा हिसाब। बाहरी दोपहरी में खुली आंखों के सामने ही लूटा है बेटा। उसे पुरानी यादें आ गई थी। माताजी, आदमी का ईमान बिगड़ा तो उसका दया धर्म भी अटल नहीं रहता। लालची इंसान को बच्चा, बूढ़ा या औरत कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह तो हर तरह से अपना ही फायदा देखता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के दुख तकलीफ में साथ देते हैं। बताओ, आपको क्या तो गांव से लेना और क्या उनकी भलाई से। लेकिन आपको कोई लालच नहीं है, इसलिए गांव को अपना मानकर अपने गांव में तालाब बनवाया, पंचायत भवन बनवाया और अब आप गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाने की कोशिश कर रही हैं। ये मेरा गांव है। ये सब मेरे अपने हैं। इनमें मेरे चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे और उनके बच्चे हैं। यही मेरा परिवार और यही मेरा घर संसार है। इनके सहारे मैं जी रही हूँ, तो अपनी बढ़ती बेल को सींचना मेरा धर्म है कि नहीं? और फिर मैं क्या करती हूँ? करने वाले तो गांव के ही हैं। सच कह रही हो माताजी। जिसे आदमी अपना माने वही अपना होता है। पशु पक्षी तक अपनेपन की डोर से बंधे हुए हैं। आप आंगन में बैठ कुत्ते को मोती कहकर बुलाती हैं तो वह दौड़कर चला आता है और पैरों में लौटने लगता है। अपनी गाय भैंस को उनके नाम से बुलाती हैं तो वे कैसे रंभाने लगती हैं। संसार में प्यार और अपनापन ही सबसे अनमोल और हमेशा रहने वाली चीज है। जिसमें प्यार और अपनापन नहीं, वह बेजान पत्थर है। माताजी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी और सुख मिलता है। मैं आपके बेटे जैसा हूँ। आप मुझे कोई भी काम बताइए, उसे करने में मुझे बहुत खुशी होगी। शाबाश बेटा। मन की खुशी से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। धन दौलत, जमीन जायदाद, आदमी चाहे कितनी भी इकट्ठी कर ले, अगर उसके दिल में खुशी नहीं तो सब बेकार है। किसी के पास दौलत तो बेशुमार हो, लेकिन दिल में खुशी और तन में सुख ना हो तो किस काम का। तभी लालचंद कुछ बुजुर्गों के साथ वहां पहुंचा और साहब को उनके घर परिवार और खाने कमाने वालों का ब्यौरा देने लगा। साहब कागजी कार्रवाई में व्यस्त हो गया तो कमला देवी लालचंद को साथ लेकर अपने घर आई और हांडी में गरम रखे दूध का गिलास भरकर उसमें शक्कर मिलाई और लालचंद को गिलास देकर साहब के पास भेज दिया। उस दिन गांव के 10 बुजुर्गों की मासिक पेंशन के फॉर्म भरे गए। इसके बाद साहब ने स्कूल इंस्पेक्टर के नाम गांव में स्कूल शुरू करवाने की दरख्वास्त लिखकर कमला देवी को हस्ताक्षर करने के लिए दी। माताजी, मैंने स्कूल इंस्पेक्टर के नाम दरख्वास्त लिख दी है। आप इस पर अपने हस्ताक्षर करके सरपंच की मोहर लगवा दो। भगवान ने चाहा तो एक आध महीने में स्कूल शुरू हो जाएगा। पंचायत ने मोहर तो बनवा दी, लेकिन साहब, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती। मेरा आप अंगूठा लगवा लो। माताजी, मास्टर आएगा तो आप दस्तखत करना जरूर सीख लेना। लो अभी यहाँ अंगूठा लगा दो। उसने कागज पर उसका अंगूठा लगवाकर अपने बैग में रख लिया। साहब, जरूर सीख लूंगी, लेकिन अगर बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो गांव के नौजवान ही सरपंच बनकर ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। मेरी जैसी अनपढ़ की जरूरत ही नहीं रहेगी। कितने उत्तम विचार हैं माताजी आपके। गांव की भलाई के लिए कितना अच्छा सोचती हैं आप। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गांव में जल्दी से जल्दी स्कूल शुरू हो जाए। मैं तो चाहती हूँ कि यह गांव हरा भरा और खुशहाल हो। गांव में सब पढ़े लिखे हों और गांव खूब सारी तरक्की करे। सब सुखी रहें। हम जैसे बुजुर्ग तो और 2-4 साल के मेहमान हैं। नहीं माताजी, ऐसा ना कहो। आप जैसे बुजुर्गों से ही तो गांव बगड़ बसा हुआ है। आपकी सलाह मानकर तो लोग सही रास्ता अपनाते हैं। गांव के उज्जड़ गंवार लोग तो अपना भला बुरा तक नहीं सोच पाते। छोटी छोटी बातों पर मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। आपके समझाने बुझाने पर उन्हें पता चलता है कि वे कितनी बड़ी गलती करने से बच गए हैं। आज रास्ते में लालचंद ने बताया था कि गीसा के घर में उसकी लड़की की गलती से आग लगी थी, लेकिन उसका परिवार अपने पड़ोसी भूरा के घर मारने को जा पहुंचा। जबकि भूरा और उसके बाल बच्चे 3 दिन से अपने रिश्तेदार के गांव शादी में गए थे।
पंचायत में बात आई तो पता चला कि घीसा की लड़की जलता चूल्हा छोड़कर अपनी सहेली के साथ पहलदूज खेलने लगी और हवा का झोंका आने से चिंगारी खाट पर पड़े बिस्तर में गिर गई। फूस के छप्पर में आग लग गई और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आपने ही तो घीसा की लड़की को प्यार से पूछकर सच्चाई का पता लगाया था। लड़की ने बता दिया कि घर में कोई नहीं था। उसे भूख लगी थी तो उसने चने भूनने के लिए राख में दबे उपले से आग जलाई, लेकिन तभी रामकली ने उसे बाहर बुला लिया। वह जलता चूल्हा छोड़कर बाहर आकर पहलदूज खेलने लगी। जब छांद में से धुआं निकलने लगा तो वह चिल्लाई, आप बच्ची से सच्चाई ना उगलवाती तो भूरा का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और आप कह रही हो कि आपकी किसी को जरूरत नहीं है। जिंदगी का क्या भरोसा है साहब, यह तो पानी का सा बुलबुला है, न जाने कब फूट जाए। लेकिन जब तक शरीर में प्राण और तन में ताकत है, इंसान को काम करना ही चाहिए। मैं भी आप जैसे बेटों के हौसले पर हाथ पांव हिला लेती हूँ। अच्छा है माताजी, आपकी चुस्ती फुर्ती और हिम्मत देखकर ही तो गांव वाले आपके पीछे चल पड़ते हैं, वरना यह गांव भी यही था और इसके लोग भी। लेकिन किसी ने ऊपर उठने की बात सोची ही नहीं। सब बेजान मुर्दों की तरह अपने आप में सिमटे हुए थे। लेकिन जब से आप आई हैं, गांव में एक रौनक आ गई है। हर तरफ चहल पहल नजर आने लगी है। अगर सचमुच ही ऐसी बात है तो मुझे और क्या चाहिए। मैं अपनी आखिरी सांस तक आगे चलने को तैयार हूँ। वो कहते हैं ना कि बाबा आना चाहिए, चाहे छांद फाड़ कर आए। माताजी, आपको गांव वाले कमला की जगह कमला देवी इसीलिए तो मानते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गांव में स्कूल जल्दी शुरू करवाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैं चलता हूँ। अच्छी बात है साहब, आप करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। भगवान आपको सुखी रखे। साहब अपने कागज पत्तर लेकर लालचंद के साथ अपनी जीप में चले गए। गांव के कई लोग कमला देवी के पास आकर बैठ गए। कमला देवी जीजी, साहब से तुम्हारी अच्छी जान पहचान हो गई। इस बार आए तो मेरी और मेरी घरवाली हम दोनों की पेंशन भी चालू करवा देना। चंद्रभान ने संकुचाते हुए कहा। साहब फिर कब आएंगी क्या पता। तुमने आज ही क्यों ना अपनी पेंशन की बात कर ली। जी मैंने लालचंद से कहा था, लेकिन वो बोला, काका तुम्हारी उम्र अभी 60 साल नहीं हुई है, इसलिए तुम्हारी पेंशन अभी चालू नहीं हो सकती। तो फिर 60 साल से पहले वो मेरे कहने से कैसे पेंशन चालू कर देते। और भैया, गलत काम के लिए मैं भी कैसे कह सकूंगी। सरकार का नियम कायदा तो सबको मानना ही चाहिए। कायदा तो करने वाले लोगों के हाथ में ही होता है। 5-7 साल ऊपर नीचे हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। लालचंद चाहता तो मेरी पेंशन चालू करवा सकता था, मगर वह झिझका, फिर आंखें नीची करके बोला, अगर वो अपनों से ही कुछ लेना चाहता था तो मुंह फोड़ कर कह देता। मैं किसी से 10-5 पकड़कर उसे दे देता। चंद्रभान ने कहा। चंद्रभान भाई, तुम्हें ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। लालचंद तो घर घर से बुलाकर बुजुर्गों की पेंशन करवाता है। वो तुमसे 5-10 की उम्मीद करेगा। ये तेरा गलत विचार है। तभी शोर मचाता रामजी लाल पड़ोस के पूर्वे में रहने वाली देवी भक्तों की पहाड़ी को हाँकता हुआ पंचायत भवन पहुंचा। पति पत्नी रोते बिलखते उसके पीछे पीछे हाथ जोड़े भागे आ रहे थे। चंद्रभान का प्रसंग बीच में ही अटक गया। सभी का ध्यान रामजी लाल और उसके पीछे भागे आ रहे दंपत्ति पर केंद्रित हो गया था। सरपंच जी, मेरा न्याय करो। इनकी पाड़ी ने मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया। मेरा हजारों रुपयों का नुकसान हो गया। रामजी लाल ने कहा। रामजी लाल भाई, जानवर तो तेरे मेरे की क्या खबर। जिधर चरने को हरा हरा घास पात नजर आया वह वहीं चरने लग गया। कमला देवी ने कहा। लेकिन जानवर के मालिक को तो खबर होती है कि वह अपने जानवर को दूसरों के खेत में ना घुसने दे। बीघा भर में खड़ी तंबाकू पाड़ी ने खुरों से रौंद डाली। राम जी, तेरे खेत में तंबाकू तो सिर्फ डोले पर ही है, बाकी तो पोस्त ही ज्यादा है। चंद्रभान ने कहा। चंद्रभान, तू देख कर आया है कि रामजी लाल ने खेत में पोस्त उगाई है? कमला देवी ने पूछा। हाँ सरपंच जी, मैं उधर से निकल रहा था तो पोस्त की गंध आई। मैं खिसता चला गया। नहीं नहीं सरपंच, कोई एक आध बीज तंबाकू के साथ आ गया होगा। राम जी,
पोस्त और तंबाकू में जमीन आसमान का फर्क है। दूर से ही तेरे खेत में पोस्त की लपट आने लगती है। तू झूठ क्यों बोलता है? चंद्रभान ने जोर देकर कहा। मैंने मेरे खेत में पोस्त उगाई है, लेकिन तू मेरे खेत में गया ही क्यों? पुलिस में रिपोर्ट करने की मनसा है क्या तेरी? रामजी लाल, यह तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी है, नाथूराम ने कहा। अच्छा काका, तुमको भी इसमें कुछ दखल है? रामजी लाल ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा। मेरा खेत है, मैं चाहे उसमें ज्वार बाजरा बोऊं या तंबाकू, किसी को क्या लेना देना। और आज वो दिन भूल गया काका, जब रति भर अमल के लिए मेरे घर आकर गिड़गिड़ा रहा था? रामजी लाल, तो तू मानता है कि तूने अपने खेत में पोस्त उगा रखी है, अपने घर में अमल रखता है? कमला देवी ने पूछा। सरपंच जी, मैं अपने नुकसान की भरपाई के लिए गुहार लगाने आया था, लेकिन आप तो मेरा ही कसूर निकालने में लगी हुई हैं। यह कैसा न्याय है सरपंच जी? रामजी लाल, अगर पाड़ी पोस्त खाकर मर गई तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? ये गरीब आदमी दिन रात सेवा करके इसे पाल रहे हैं, तो इस उम्मीद पर कि कल जब यह भैंस बन जाएगी तो उन्हें 4 पैसे की आमदनी होगी। तू अपने खेत में पोस्त उगाकर गैर कानूनी काम तो कर ही रहा है, साथ ही गांव के लोगों को गलत राह पर भी ले जाने का जिम्मेदार है। कमला देवी ने कहा और फिर बोली, चंद्रभान, पंचों को बुलाकर इकट्ठा कर। रामजी लाल का फैसला सभी की राय से ही होगा। जा, भाग कर जा और सबको अभी बुला कर ला। मुझे नहीं चाहिए ऐसा फैसला। आप चाहो तो पाड़ी इन्हें ले जाने दो, मेरा नुकसान मैं भुगत लूंगा। रामजी लाल ने कहा और पाड़ी छोड़कर जाने लगा। नहीं रामजी लाल, तुम्हें पोस्त की खेती छोड़नी पड़ेगी। यह मौत का धंधा तुम गांव में नहीं कर सकते। गलत काम के लिए पंचायत जुर्माना भी लगा सकती है और पुलिस में खबर भी कर सकती है। सोच लो, तुम्हें सबके साथ रहना है या नहीं? लेकिन सरपंच जी, मेरे तो दोनों तरफ से ही नुकसान है। कर्ज लेकर महंगा बीज खरीद कर लाया था, वह मैं कैसे चुका पाऊंगा? और गांव से निकल गया तो मैं गरीब किसान अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? आपने पराये लोगों की तरफदारी में अपने गांव घर के भाई का बिल्कुल ध्यान नहीं किया गया। कौन अपना और कौन पराया है, तो ये भी हम तुम जैसे इंसान ही। अगर ये तुमसे 4 खेत दूर पूर्वे में रहने लगी तो क्या पराये हो गए? नहीं, मैं तो इन्हें इसी गांव का मानती हूँ, और इनका गांव पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा या तुम्हारा। इनका पूर्वा भी इसी पंचायत का हिस्सा है। फिर मैं क्या कहूँ सरपंच जी, आप बड़ी और समझदार हैं। जो पंचायत का हुक्म है मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन यह मामला यहीं रफा दफा कर दो। पुलिस का दखल बहुत टेढ़ा है। मैं फंस जाऊंगा जीजी, मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। हाँ सरपंच जी, भूल चूक इंसान से ही हो जाती है। जब यह खुद माफी मांग रहा है तो एक मौका दे दो। बाल बच्चेदार आदमी है, गांव छोड़कर कहाँ जाएगा? यह पंचायत का हुक्म मानने को तैयार है, नथुराम ने कहा। ठीक है, 2 आदमी इसके खेत में जाकर पोस्त के सारे पौधे निकाल दो। अगर एक भी बच गया तो पुलिस खुद संभाल लेगी, उसने कहा और उठने लगी। देवी माँ, तुमने हमेशा हमारी मदद की है, तुम हमेशा ही हमारे सिर पर हाथ रखना। दोनों देवी भक्त हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर गए। सच्चे और भले इंसान का कभी बुरा नहीं होता। तुम दोनों ईमानदारी से मेहनत करते रहो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अपने पशुओं का ध्यान रखो, किसी का नुकसान ना हो पाए और ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहने का मौका मिले। जाओ, अपना ख्याल रखो। वो अपनी पाड़ी लेकर चले गए। भरपेट चारा भूसा मिलने से पाड़ी 6 महीने में ही भरी भरी दिखने लगी। उम्मीद थी इसी तरह उसकी देखभाल होती रही तो 2 साल में वो भरी पूरी भैंस हो जाएगी। उसे देखकर कमला देवी को बहुत खुशी हुई। लगभग 10 साल की लड़की भागती हुई आई और पंचायत भवन में कमला देवी के पास आकर बोली, सरपंच नानी, शहर से एक मेम आई है और तुमको मिलना चाहती है। लड़की ने बताया। मुझसे मिलने कौन मेम आ गई? मैम कहाँ है बेटा? उसने आश्चर्य से पूछा। चांदबाई नानी के घर बैठी है, लड़की ने उत्तर दिया। तो किसकी बेटी है बेटा? सरपंच नानी, मैं लालचंद की बड़ी छोरी हूँ, जो पिल्सन के दफ्तर में नौकरी करता है। अच्छा बेटा, तुम कितने भाई बहन हो? सबसे बड़ी तो मैं हूँ और मेरे से छोटी कमली और उससे छोटा रामू मेरा भाई।
बच्ची से बात करके कमला देवी को बहुत अच्छा लग रहा था। वे बातें करती अपने घर पहुंची। कमला देवी और चांद भाई का घर एक पुराने दरवाजे से होकर अंदर आने पर बीच के आंगन की वजह से दो घरों में बट जाता है। बीच में कोई दीवार नहीं है, केवल आमने सामने के दो कमरों के बीच का आंगन ही दो घराला का एहसास करवाता है। शायद किसी समय दो भाइयों के लिए दो छप्पर बनाए गए हों और उनके साथ ही पशुओं के लिए छोटे छोटे ओसारे खड़े किए गए हों। कमला देवी लड़के के साथ पहुंची तो चारपाई पर बैठी मैम उठकर खड़ी हो गई। कमला देवी के पहुंचते ही भैंस रंभाई और उसकी ओर देखने लगी। उसने पास जाकर उसका माथा और सिर सहलाया। फिर उसने छप्पर में से चारपाई निकालकर भैंस से कुछ दूर डालकर मेम को बुलाया। इधर आ जाओ मेम साहब, उसने खड़े खड़े ही कहा। 4 कदम का आंगन पार करके वह उसके पास आ गई। बैठो मेम साहब, उसने चारपाई की ओर संकेत कर कहा। आप तो बैठो माताजी। कमला देवी चारपाई के साथ नीचे बैठ गई। नहीं नहीं माताजी, आप चारपाई पर बैठो। लेकिन मैं तुम्हारे बराबर। माताजी, घर आपका, चारपाई आपकी, फिर भी ठीक है, मैं भी बैठती हूँ। तुम बैठो तो सही। वे दोनों बैठ गई तो उसने पूछा, मैंने पहचाना नहीं तुम्हें, किसकी बेटी हो तुम? माताजी, अगर मानो तो मैं आपकी ही बेटी हूँ। वैसे सरकार ने मुझे इस गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर लगाया है। मुझे बताया गया है कि आप गांव की सरपंच हैं, इसलिए मैं पूछते पूछते आपके पास पहुंच गई। अब आप बताइए स्कूल कहाँ है और पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? अच्छा, तो तुम मास्टरनी हो? बहुत खुशी हुई सुनकर कि साहब ने इतनी जल्दी मेहरबानी कर दी। गांव में मास्टर की बहुत ज़रूरत है मास्टरनी जी। तुम सोचकर बताओ, 10-10 साल के बालक बेकार घूम रहे हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। आपकी चिंता जायज़ है माताजी। पढ़ने की उम्र में बच्चे नहीं पढ़ पाए तो बड़े होकर क्या कर लेंगे? कच्ची मिट्टी को जैसा चाहो आकार दे सकता है, लेकिन पकने के बाद जोर ज़बरदस्ती से तो उसके टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। गांव में पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत होंगे। स्कूल गांव से ज़्यादा दूर तो नहीं है। 2 साल पहले गांव में पंचायत भवन बनवाया है, जिसमें 3 कमरे हैं। पेंशन वाले साहब ने ही कहा था कि इसमें बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा, साहब यह तो भलाई का काम है, आप पढ़ाने के लिए मास्टर भेज दो। और तुम आ गई। माताजी, चलो हम स्कूल देख आएं, भले काम में देरी क्यों। हाँ हाँ चलो, पास ही है स्कूल, उसने जाने के लिए उठकर कहा। लेकिन फिर रुककर बोली, थोड़ी देर बैठो, पहले तुम पानी तो पी लो या चाय बनाऊं? शहर से आई हो तो चाय की आदत होगी। नहीं, मुझे चाय की इच्छा नहीं है, एक गिलास पानी मिलेगा तो ठीक है। अच्छी बात है, गर्मी में चलकर आई हो, मैं गुड़ का शरबत बना देती हूँ। वह उठकर छापर में गई और झटपट शरबत बनाकर ले आई। लोटा गिलास उसे पकड़ाकर उसने चबूतरे पर रखे एक मटके का पानी बाल्टी में पलटा और भैंस के सामने लाकर रख दिया। उसके बाद उसने दूसरी बाल्टी भरकर पाड़ी के सामने रख दी। फिर दूसरे छापर में गई और टोकरी भरकर हरा सूखा चारा लाकर दोनों भैंसों के सामने डाल दिया। वे पूंछ से मक्खियां उड़ाती चारा चरने लगी। उसने भागकर बाल्टी चबूतरे पर रखी और जाने के लिए तैयार हो गई। मैम उसकी चढ़ती फुर्ती देखकर चकित थी। उससे ज्यादा तो वह बुढ़िया के अंग अंग से झलकते उन्माद को देखकर खुश थी कि उसके गांव में स्कूल शुरू हो रहा था। बुढ़िया का रोम रोम रोमांचित हो रहा था। उसकी खुशी झलक पड़ रही थी। पंचायत भवन पहुंचकर उसने आगे बढ़कर मैम को कमरे दिखाए और खुशी से भरकर बोली, गांव के लोगों में बहुत एका और हिम्मत है। सब ने मिलजुल कर काम किया और 2 महीने में इतना बड़ा स्कूल बना दिया। हाँ माताजी, सचमुच ही लोगों में बहुत जोश है। स्कूल गांव के छोर पर होने से बच्चों को पढ़ाई में सुविधा रहेगी और गांव वालों को उनके शोर से कोई तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन बिना खिड़की दरवाजे के स्कूल के बच्चों की सुरक्षा को खतरा रहेगा। मतलब कि यहाँ स्कूल शुरू नहीं होगा? उसने निराश स्वर में पूछा। नहीं नहीं, स्कूल शुरू होने में तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन कमरों में खिड़की दरवाजे तो होने जरूरी है। फिर मैं तो अकेली इसमें रह ही नहीं सकूंगी। 200-400 की बात है, खिड़की दरवाजे का इंतजाम मैं करवा दूंगी।
अगर पंचायत के पास पैसे नहीं हैं तो भी ये काम तो मैं करवा ही दूंगी। रहा तुम्हारे रहने का सवाल, तो तुम मेरे घर में रहना। मुझे तो एक खाट की जगह चाहिए, कहीं भी डाल लूंगी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? माताजी, मेरा नाम कल्याणी है। बहुत अच्छा नाम है कल्याणी। तुम्हारे हाथों ही इस गांव का कल्याण होना लिखा है। बस हिम्मत करके स्कूल शुरू कर दे। भगवान सब साधन कर देंगे। भगवान भी उनका ही साथ देता है जो खुद आगे बढ़कर कोई काम शुरू करते हैं। तुम आगे आगे चलती जाओ, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पीछे हूँ। मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि जो भगवान देता है उसे उसका प्रसाद मानकर खुश रहो, और जो तुमसे बन सके उतनी अपनी अपना पराया भूल कर मदद करते रहो। कोई देखे ना देखे, वह सब देखता है और सबका हिसाब रखता है। माता जी, छोटा मुंह बड़ी बात। कल्याणी तो आप हैं। गांव वालों ने आपको कमला की जगह कमला देवी, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, त्रिदेवी बिल्कुल सही नाम दिया है। कमला स्वरूपा, आप बिना भेदभाव के सबका भला ही सोचती हैं। अपनी बेटी बनाकर मेरा भी उद्धार कर दो माँ। मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। 20 साल ठोकरें खाने के बाद ईश्वर ने मुझे अब आपकी शरण में भेजा है। उसने भावावेश में अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। सप्ताह भर की दौड़ धूप के बाद 50 बच्चों के साथ स्कूल प्रारंभ हो गया। सभी एक ही कक्षा में बैठते थे। 10 साल का या 6 साल का, सभी का श्री गणेश अ आ इ ई से शुरू हुआ। कमरों में खिड़की दरवाजे लगवा दिए गए थे और बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी का इंतजाम कमला देवी ने करवा दिया था। कल्याणी भी अपना सूटकेस कमला देवी के घर में रखकर उसके साथ रहने लगी थी। कमला देवी सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाती और अपनी भैंसों के लिए घास खोद कर लाती। उनकी सानी पानी के बाद वह घर घर जाकर बच्चों को स्कूल लाने का काम करती। उन्हें कायदा सलेट भी वही लाकर देती थी। कल्याणी ने झाड़ू बुहारी और कुएं से पानी भरकर लाने का काम संभाल लिया था। वह घर का काम जल्दी जल्दी निपटा कर स्कूल पहुंच जाती और अपने पूरे मनोयोग से बच्चों को अक्षर बोध करवाती, जिससे बच्चे भी उत्साहित होकर खुशी खुशी स्कूल आते और सुबह की सामूहिक प्रार्थना अपने घर वालों को सुनाकर खुश होते। लालचंद घर आया तो कमला देवी ने उसे स्कूल में बुलाकर पूछा, लालचंद, तूने ही स्कूल शुरू करवाया और तेरे बच्चे स्कूल नहीं आते? नानी, छोरियां पढ़कर क्या करेंगी? अगले घर जाएंगी, वहां भी गोबर बुहारी ही करना है। घर में अपनी माँ का कुछ काम करवा देती हैं, वही बहुत है। उसने लापरवाही से उत्तर दिया। यदि लड़की पढ़ लिख कर मास्टरनी बन जावे या तेरा बेटा पढ़ लिख कर तेरे साहब की तरह अफसर बन जावे तो अच्छा नहीं लगेगा? तेरी तरह बनने के लिए भी उसे 5 जमात तक पढ़ना ही पड़ेगा। तू सोच, क्या तेरे बच्चे किसी के घर में गुलामी करे तो तुझे कैसा लगेगा? और अगर अफसर बन गए तो तेरा सिर ऊंचा होगा या नहीं? मुझसे भूल हो गई नानी, मेरी अकल खराब हो गई थी। लेकिन अब मेरे तीनों बच्चे रोज स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे। बल्कि अब तो जयराम भाई की छोरियां भी पढ़ने आएंगी। लालचंद ने उत्तर दिया। शाबाश बेटा, आने वाले दिनों में पढ़ाई के बिना काम नहीं चलेगा। हमारी तो किसी तरह कट गई, लेकिन आने वाला जमाना पढ़े लिखे का होगा। बल्कि तेरी पेंशन वाले साहब ने मुझसे कहा था, माताजी, आप भी दस्तखत करना सीख लो। मैंने तो बेटा शुरू भी कर दिया। तो नानी, तुम भी पढ़ना सीखोगी? वैसे इसमें हर्जा भी क्या है? अपनी चिट्ठी पत्री आदमी खुद बाँच ले, तो ये भी तो बहुत अच्छा है। नानी, अगर तुम पढ़ने जाओ तो मेरी घरवाली को भी साथ ले जाना। वो खुद पढ़ी लिखी होगी तो अपने बालका की भी मदद कर सकेगी। लालचंद बोला। मेहनत और ईमानदारी किसी भी पर्दे में छिपी नहीं रह सकती। कमला देवी और कल्याणी के सद प्रयासों से स्कूल में छात्र छात्राओं की संख्या 100 से ऊपर हो गई, जो एक अकेली कल्याणी के नियंत्रण से बाहर थी। बच्चों को केवल दिलचस्प कहानियां सुनाकर ही शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करना संभव न था। हाँ, भोली-भाली और चिकनी-चुपड़ी बातों से उन्हें बहलाकर कुछ देर चुप बैठने को विवश अवश्य किया जा सकता था। प्रौढ़ तथा वृद्ध लोगों को अक्षर ज्ञान की बढ़ती रुचि के कारण कल्याणी को दिन भर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कुछ बुजुर्ग तो इतने उत्साहित थे
कि वे एक ही अक्षर को बार-बार समझाने पर भी नहीं सीख पाते थे। स्कूल में बच्चों से अधिक उन पर मेहनत करनी पड़ती थी और वे बेहिचक घर आकर या रास्ते में ही उसे रोककर अपनी समस्याओं का समाधान करने से नहीं हिचकते थे। कल्याणी धैर्य और शांति से उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करती, लेकिन यह एक दिन की बात नहीं थी। कल्याणी ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित किया कि शोभापुर भूषण कला गांव के स्कूल में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के कारण बच्चों के नियमानुसार पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अतः प्रशासन शिक्षकों की समुचित व्यवस्था करके बच्चों की सुचारू पढ़ाई पढ़ाई का प्रबंध करे। पत्र की एक प्रति उसने राज्य के शिक्षा मंत्री को भी भेज दी। उनके पत्र का तत्काल संज्ञान लेकर शिक्षा मंत्री ने गांव का दौरा किया और कल्याणी के प्रयासों की सराहना करते हुए गांव में माध्यमिक स्कूल की स्वीकृति दे दी। 15 दिन में एक मास्टर की नियुक्ति की गई। कल्याणी का काफी काम हल्का हो गया, लेकिन घर का कामकाज और वृद्धजनों को अक्सर ज्ञान में उसे स्वयं के लिए बिल्कुल समय नहीं मिल पाता था। 20 वर्षीय गोरी चीटी शहर की मेम अपनी सरपंच माँ की मेहनत से प्रभावित होकर गांव की अच्छी मेम साहब बन गई थी। कमला देवी के जुझारू स्वभाव ने उसे भी अपने रंग में ढाल लिया था। बीएड करके ताजा ताजा बना मास्टर भी 20-21 साल का स्वस्थ सुंदर नौजवान था। उसने पंचायत भवन के एक कमरे में अपना अटैची और बैग रख लिया था। पड़ोस में ही कुआं था और दिशा मैदान के लिए खुले खेत दूर तक फैले थे। पहले पहल तो कुछ दिन सरपंच के घर से खाना आता रहा, लेकिन जल्द ही वह अपने लिए वहीं भोजन बनाने लगा था। माध्यमिक स्कूल हो जाने के बाद सरकार ने निर्धारित सभी सुविधाएं प्रदान कर दी और सीनियर होने के नाते कल्याणी को स्कूल का प्रधानाध्यापक तथा इंचार्ज बना दिया। 8 कक्षाओं के लिए 5 अध्यापक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नियुक्त कर दिया गया। समय मिला तो कल्याणी ने सरपंच से सलाह करके गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिख दिया। गांव की उचित मांग के कारण गांव में अस्पताल बन गया। एक एमबीबीएस डॉक्टर और एक कंपाउंडर नियुक्त कर दिए गए। गांव के लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि की दवाइयां मिलने लगी। शायद भरते को भरने वाली कहावत अनुभवी लोगों ने इसलिए बनाई होगी। जब गांव में स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं हैं, तो डाक विभाग भी एक कर्मचारी को भेजकर आसपास के गांवों की चिट्ठियां पहुंचाने के काम में क्यों पीछे रहे। जिले के तहसील मुख्यालयों से ही आसपास के गांवों की चिट्ठियां साप्ताहिक या पखवाड़े के अंतराल पर पहुंचाई जाती थी। लेकिन शोभापुर भूषण कला में डाकघर खुलने से बहुत लाभ हो गया था। गांव के लोग अपनी छोटी मोटी बचत भी डाकघर में सुरक्षित रखने लगे थे। सुरक्षा का सवाल आते ही प्रशासन को गांव में पुलिस चौकी की भी आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए गांव में पुलिस थाना भी बन गया। सुरक्षित स्थान समझकर जिला सहकारी बैंक भी एक कोने में स्थान पाने में सफल हो गया। गांव में सहकारी महकमे के पहुंचने से लोगों को तो भिन्न भिन्न सुविधाएं मिली ही, पूंजीपतियों का ध्यान भी पूंजी निवेश करने के अवसर देखकर मिलों, कारखानों के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगे। होटल, मिठाइयों की दुकानें आदि भी खुलने लगी। 5 साल में पिछड़ा शोभापुर भूषण कला गांव राज्य के मानचित्र पर सुर्खियां बटोरने लगा। जब नदी में बाढ़ आती है तो वह उस क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी ही नहीं लेकर आती, अपने साथ उपजाऊ भूमि और उर्वरा शक्ति तथा विभिन्न खनिज भी साथ लाती है। सिपियां, घोंगे और मछलियां अनायास ही चली आती हैं और उस क्षेत्र का भाग अपने आप ही संवरने लगता है। कुछ दिनों में गांव में बिजली के खंभे भी नजर आने लगे थे, जिसके लिए कमला देवी और कल्याणी की अगुवाई में गांव के सौंदर्यीकरण के लिए गलियों की साफ सफाई और गांव में वृक्षारोपण ने क्षेत्र के विधायक को सरपंच से भेंट के लिए विवश कर दिया था। विधायक जी अपने निर्वाचन क्षेत्र को पार्टी हाईकमान की नज़रों में विकसित बताकर शोभापुर भूषण कला को देश का पहला आदर्श गांव घोषित करना चाहते थे। वर्षा होती है तो टहनी के नीचे छिपे पत्ते भी धुल जाते हैं। दस्तखत करना सीखने के उत्साह में कमला देवी भाग भाग कर कड़ी घड़े पानी लेकर आई और अपनी दोनों भैंसों को खूब मलमल कर नहलाया। आज वह पास के कुएं पर नहीं गई, क्योंकि वहां एक आदमी रस्सी खींचने के लिए और एक आदमी ऊपर आते पानी की बाल्टी
या टिन का डोल पकड़ने को उपस्थित होना चाहिए, जबकि चोलावे पर न रस्सी खींचने का झंझट और न ही ऊपर पकड़ने वाले की जरूरत। इसलिए वह कुछ दूर के चोलावे कुएं पर पहुंची। यहाँ पूर्व और पश्चिम दिशा में 4 व्यक्ति कुएं से भर कर आते पानी की चिड़स, चमड़े का बना ढोल-नुमा पात्र जिसमें पानी भरकर ऊपर तक आता है, पकड़ने को दोनों ओर 2-2 व्यक्ति। बैलों के पीछे लाव में किल्ली डालने को दोनों ओर तैनात थे। 2 बैलों को 2-2 जोड़ी दोनों ओर पानी का चिड़स खींचने को तैयार। कुल मिलाकर 8 व्यक्ति और 8 बैलों की मेहनत से एक बार में कम से कम 20 घड़ों पानी ऊपर आकर जब होद में गिरता तो समुद्र की हाई टाइड जैसा माहौल हो जाता। कमला देवी ने भैंस को नहलाकर दिन छिपने से पहले ही शाम का खाना बना लिया। कल्याणी अपने बुजुर्ग छात्रों को पढ़ाकर पहुंची। तब तक वह स्नान करके अपनी चारपाई पर लेटकर आराम करने लगी थी। पसीने से परेशान कल्याणी ने भी पहले नहाने की इच्छा जताई और वह पानी की बाल्टी लेकर फूस की टाटी के पीछे चली गई। कमला देवी का उत्साह छिपाए न छिप रहा था। वह उठकर फिर से सीलो के पास आ गई और उससे बतियाने लगी। तुझे पता है सीलो, मैं भी अब मेम बन गई हूँ। मैंने दस्तखत करना भी सीख लिया है। तू भी कल्याणी से दस्तखत करना सीख ले। अगर कभी तू सरपंच बन गई तो तेरे काम आएगा। बहुत भली लड़की है। तुझे भी कुछ दिन में मैं खुद ही जैसी मेम साहब भी बना दूंगी। लेकिन सिलो, तूने देखा, वह तो शहरदारी छोड़कर गांव की हो गई। झाड़ू बुहारी, कुएं से पानी खींच कर लाना, गांव से घास, खेत से घास खोद कर लाना, जलाने के लिए लकड़ियां बीन कर लाना, उसमें तो शहर जैसा कुछ बचा ही नहीं। वह तो पूरी गांव की छोरी बन गई है। बस स्कूल के समय मैम जरूर बन जाती है। कल्याणी नहाकर आ गई थी और अपने गीले बालों को तौलिए से सुखाने का प्रयास कर रही थी। माँ, आज सीलो से बड़ी घुट घुट कर बातें हो रही हैं। क्या कोई खास बात है तो मुझे भी बता दे, मैं भी तुम्हारे साथ खुश हो लूंगी। मैं सीलो को बता रही थी कि मैंने दस्तखत करने सीख लिए हैं। तू भी सीख ले, काम आएगा। बिल्कुल सही बात है। इंसान की दस्तखत करना तो आना ही चाहिए। अगर कल किसी बड़ी पोस्ट की जिम्मेदारी दे दी गई तो फिर क्या करेगी? हंसती हुई कमला देवी उठकर अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। कल्याणी के बाल सूख गए थे। वह भी अपने बालों को पीछे लटकाकर उनके साथ आकर लेट गई। कुछ देर तक कमला देवी प्यार से उसके रेशमी बालों में उंगलियां चलाती रही। फिर चिंतित मुद्रा में बोली, कल्लू। हाँ माँ। दिन में शंकर आया था। बहुत परेशान था बेचारा। उसकी लड़की का अगले महीने ब्याह है। फसल में कुछ मिला नहीं। खाने के लिए भी मोल लेना पड़ रहा है। अभी उसकी गाय ने बच्चियां दी है। वह चाहती है कि हम गाय खरीदकर उसे शादी के लिए पैसे दे दें। गाय लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूध के बिना उसके घर का काम कैसे चलेगा? कल्याणी ने पूछा। सबके घर में दूध कहाँ होता है बेटा। दूध के बिना एक बार आदमी गुजारा कर लेता है, लेकिन घर की इज्जत दांव पर लगी तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम गाय ले लेंगे तो 4-4 पशुओं को संभालना हमारे लिए भी मुश्किल होने लगेगा। तो फिर गाय रहने दो और तुम उसे रुपये वैसे ही दे दो। हम किसी की छोटी मोटी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन शादी के लायक पैसे देना हमारे बूते से बाहर की बात है। अगर तू हिम्मत करे तो हम गाय ले सकते हैं। नहीं संभली तो कुछ दिन बाद हम उसे किसी और को बेच देंगे। माँ, तुम्हारे पास हर ताले की चाबी है। ले लो गाय। हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। हमें गौ माता की सेवा का भी मौका मिल जाएगा। तुम ले लो गाय। दोनों ही पुण्य का काम है। बेटा, तूने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं और अब गांव में आकर तकलीफ झेल रही है। नहीं माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पैदा होते ही मेरी जन्म देने वाली माँ ने मुझे कचरे के ढेर में फेंक दिया था। तब मुझे दुख तकलीफ का ज्ञान ही नहीं था। और उसके बाद अनाथ आश्रम में कब बड़ी हुई उसका भी मुझे कुछ पता नहीं चला। दूसरे बच्चों के साथ मैं भी बड़ी हो गई और उसी माहौल में सबके साथ रहकर पढ़ाई करती रही। मुझे पढ़ने में मज़ा आता था, इसलिए मैं मन लगाकर पढ़ती थी और क्लास में फर्स्ट आती थी। इसलिए आश्रम ने भी पूरा सहयोग और समर्थन दिया। बीए के बाद मैंने टीचर बनने का फैसला किया और बीएड के बाद मैं तुम्हारे पास आ गई। अब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं बहुत ही शांत वातावरण में पली हूँ।
इसलिए मेरी इच्छा भी सीमित ही है। मिल गया तो भगवान का शुक्र, और नहीं मिला तो भी उसका धन्यवाद। सच कहती हो बेटी, संतोष से उत्तम कोई स्वाद नहीं है, और ना ईश्वर से बड़ा कोई दाता। मेरी इच्छा है बेटी कि मैं तेरा कन्यादान करके अपना अरमान पूरा कर लूं। मेरा सपना अधूरा रह गया बेटी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुझ में अपनी बेटी और बहू दोनों का ही रूप देखकर गंगा नहा लूं। तू मेरा सपना पूरा करेगी ना कल्याणी? यह तो मेरा सौभाग्य है माँ, कि तुमने मुझे अपनी ममता की छाँव में आसरा दिया। नहीं तो पता नहीं मैं संसार में कहाँ भटकती। अच्छा यह बता, तुझे विजेंद्र कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा और सीधा साधा नौजवान है। फिर तुम्हारी नज़र तो पारदर्शी है। तुम तो कोयले की खान में से भी हीरा छांट लेती हो। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है माँ। वह उसके गले लग गई। मैं उसे बुलाकर पूछती हूँ और उसके माता पिता से मिलकर शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। हो सका तो इन छुट्टियों में ही शादी कर देंगे। राज्य सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री सोहन लाल शर्मा का आज शोभापुर भूषण कला आदर्श गांव में सरकारी दौरा है। उसके साथ समाज कल्याण विभाग के निदेशक श्री रवि भी पधार रहे हैं। पंचायत भवन को रंग रोगन करके चमकाया और फूल मालाओं से सजाया गया। स्कूल के टीचर तथा विद्यार्थियों ने अतिथियों के सम्मान में एक गीत भी तैयार किया है, जिसे प्रधानाध्यापक सुश्री कल्याणी देवी छात्राओं के साथ प्रस्तुत करेंगी। अतिथियों के भोजन की व्यवस्था सरपंच के घर पर की गई है। 11 बजने तक सरकारी झंडी लहराती कारों का काफिला गांव में पहुंचा। कच्ची पक्की सड़क को सरकार ने नुमाइंदों से रातों रात न जाने कब में ही डांबर डालकर रोड रोलर से समतल बना दिया था। गांव के बाहर से पंचायत भवन तक बारात के स्वागत की सी तैयारी नजर आती थी। वैसे ही गांव की मेहनत से लगे पेड़ और गलियों की सफाई का इससे ज़्यादा योगदान था। फिर भी सरकारी टीम से ताज़ा लगाए गमले और तोरण द्वार का आकर्षण अधिक प्रतीत होता था। मंच की सज्जा में भी सरकारी कर्मचारियों ने ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। अतिथियों के मंच पर पहुंचने के पश्चात स्वागत गान हुआ। मुख्य अतिथि ने बाग देवी के चित्र पर फूल माला अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। समाज कल्याण निदेशक श्री रवि ने अपने स्थान से उठकर बोलना शुरू किया। सबसे पहले मैं शोभापुर भूषण कला गांव के निवासियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से पिछले 5 सालों में ही गांव का कायाकल्प कर दिया। उन्हें इस कार्य की प्रेरणा और साहस सरपंच से मिला और गांव में सब सुविधाएं हो गई। सरकार ने उनकी पहल पर गांव की जरूरत की हर एक चीज उपलब्ध करवाई है। लेकिन गांव वालों की मेहनत और इच्छा शक्ति के बिना इतना बड़ा परिवर्तन संभव नहीं था। अड़ोस पड़ोस में और भी बहुत सारे गांव थे, लेकिन किसी ने अपने गांव के उत्थान के लिए सोचा तक नहीं। इसलिए मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शोभापुर भूषण कला गांव को सरकार ने राज्य का आदर्श गांव घोषित किया है। माननीय मंत्री महोदय स्वयं इस अवसर पर पधार कर गांव के सरपंच श्रीमती कमला देवी को उनके अथक प्रयास तथा गरिमापूर्ण नेतृत्व के लिए 1 लाख रुपये नगद और एक सम्मान पत्र प्रदान करना चाहते हैं। सरपंच महोदया श्रीमती कमला देवी जी कृपया मंच पर आएं और माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से पुरस्कार राशि प्राप्त करें। कल्याणी पिछली कतार में बैठी अपनी माँ श्रीमती कमला देवी को साथ लेकर सामने मंच पर आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर मंच पर उपस्थित अतिथियों को नमस्कार किया। कमला देवी ने केसरिया और हरे बॉर्डर की सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। सिर पर ओढ़ साड़ी तिरंगे झंडे का एहसास करवा रही थी। समाज कल्याण निदेशक श्री रवि सरपंच महोदया को देखकर चकित हो गया और उसके मुंह से अनायास ही निकला, माँ तुम यहाँ? अरे रवि, तू इतना बड़ा अफसर है, तेरे साथ मंत्री भी आया है। लेकिन माँ, तू यहाँ कब और क्यों आई? बेटा, वह तेरा और तेरे बाप दादा का गांव था। तेरी अफसरी मेरे जी का जंजाल बनी हुई थी। न मैं वहाँ जी सकती थी और न ठीक से मर ही सकती थी। मैं एक बड़े अफसर की माँ की मर्यादा में बंधी थी। लेकिन यह मेरे बाप दादा का गांव है। यहाँ मैं एक गरीब मजदूर की मुफलिसी में पली अनाथ असहाय बेटी हूँ। यहाँ मेहनत मजदूरी करके मैं अपना पेट पाल सकती हूँ। कोई उंगली उठाने वाला नहीं है।
लेकिन माँ, वहाँ भी तुम्हें कमी क्या थी? हर महीने मनी ऑर्डर तो मैं भेज रहा था। 6 महीने में सिर्फ़ 2 मनी ऑर्डर भेजे और उसमें भी एक बेरंग मनी ऑर्डर का खर्चा भी उसी में से मुझे भरना पड़ा। उसका आखिरी हिसाब होते-होते 2 महीने में मेरे हाथ आया सिर्फ़ 2 सेर आटा। अरे रवि! तू ₹100 का पान खाकर थूक देता है, ₹100 की सिगरेट फूँक कर धुआँ उड़ा देता है। राह चलते अनजान को ₹100 के चाय-पानी यूँ ही पिला देता है, मगर तेरी माँ के लिए तेरे खजाने में महीने के ₹100 भारी हो गए। मैं माफ़ी चाहता हूँ माँ, कहीं तो कुछ बहुत बड़ी चूक हुई है। मैंने मनी ऑर्डर के रुपए हर महीने रजनी को तनख्वाह मिलते ही दिए थे। मुझे माफ़ कर दे माँ। वह उसके पैरों में लिपट गया। मैं तो तुझे माफ़ कर दूंगी बेटा, लेकिन आटे की हांडी में इधर-उधर चिपके आटे से पानी का रंग बदलकर दिन निकालने वाली माँ की कलपती आत्मा तुझे कैसे माफ़ कर पाएगी? माँ, सरकार 1 लाख रुपये तुझे दे रही है ना? तू तेरी अफसरी पर और धिक्कार है तेरी सोच पर। तेरे जैसे कपूत को जन्म देने का मुझे मलाल है रवि। हमारे धर्म शास्त्रों और ऋषि मुनियों का कहना है कि किसी जरूरतमंद की अपनी सामर्थ्य के मुताबिक मदद करना महापुण्य है। लेकिन अपने बाहुबल से आज न तो मैं जरूरतमंद हूँ और न ही लाचार। बड़ा बोल नहीं कहती, लेकिन मैं तेरे ये सरकारी रुपये अपनी कमाई के 11 रुपए मिलाकर पंचायत को सुपुर्द करती हूँ। पंचायत अपनी समझ-बूझ से रुपये मेरी जैसी लाचार बेसहारा की मदद पर खर्च करेगी। बेटा, तू मेरे क्रियाक्रम की चिंता मत करना। मैंने मेरे कफन लकड़ी के लिए 500 रुपये पंचायत में जमा करवा दिए हैं। अगर कोई सुपात्र मिले तो उसे दान करने के लिए एक गाय और बछिया भी पाल दी है। तू मेरी तरफ से बिल्कुल आज़ाद है। मैंने आज तेरा पन्ना फाड़कर पूरा हिसाब कर दिया है। माँ, यह तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। हम तुम्हें आदर्श गांव की आदर्श महिला बनाकर सम्मानित करने आए हैं और किसी भी काम या आदमी को आदर्श कहलाने के लिए ईमानदार, मेहनती तथा निस्वार्थ होना जरूरी है। मंत्री जी का शोभापुर भूषण कला गांव में दिल से स्वागत और सारे गांव का प्रणाम। आप गांव के लोगों का हौसला बढ़ाते रहें। एक शोभापुर भूषण कला गांव ही नहीं, पूरा प्रदेश आदर्श प्रांत बन जाएगा। वह कल्याणी का हाथ पकड़कर मंच से नीचे उतरी और पंचायत भवन में आकर बैठ गई। मंत्री महोदय भी अपने लश्कर के साथ रवाना हो गए। रवि असमंजस में खड़ा सोच रहा था कि माँ के पास पंचायत भवन में जाए या अपने स्टाफ के साथ ऑफिस लौट जाए। दोस्तों, यह थी एक खूबसूरत सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।